चैटशाला में आपका स्वागत है। यहाँ आप सुन सकते हैं शिक्षा से जुड़े सभी विषयों पर बातचीत, खोज सकते हैं नए विचार और पा सकते हैं अपनी कक्षाओं में आने वाली दिक्कतों का कुछ हल। तो आइए कान लगाकर, मेरा मतलब है ध्यान लगाकर सुनिए चैटशाला। अरे सचिन, आज तुम क्लास में ही बैठ के कॉपियां चेक कर रहे हो। बच्चे कहाँ गए? बच्चों का फिजिकल एजुकेशन का पीरियड था, तो मैंने सोचा कक्षा तो खाली ही होगी, क्यों ना यहीं बैठकर चेकिंग कर लूं। अरे राहुल, तुम नहीं गए फिजिकल एजुकेशन के पीरियड में? बच्चे तो घंटी बजते ही भाग जाते हैं इस पीरियड के लिए। अरे ये क्या बताएगा, मैं बताता हूँ। राहुल ने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया है। मैंने केवल 5 सम्स दिए थे और वो भी पूरा नहीं हुआ। इससे हमेशा इतना धीरे काम करता है ये लड़का। राहुल, तुम ऐसा करो, अभी अपने दोस्तों के साथ खेलने जाओ, वापस आकर ये काम पूरा कर लेना। मुझे सचिन सर से कुछ जरूरी बात करनी है। अब मेरी तरफ क्या देख रहे हो? तुमने सुना नहीं मैडम ने क्या कहा? वापस आकर अपना काम पूरा कर लेना। सचिन, ये तुम क्या कर रहे हो? राहुल को तुमने फिजिकल एजुकेशन के पीरियड में क्यों नहीं जाने दिया? तुम छोड़ो राहुल को, तुम बताओ तुम्हें मुझसे क्या जरूरी बात करनी थी? यही जरूरी बात करनी थी। जो तुम कर रहे हो वो सही नहीं है। क्या मतलब? राहुल को क्लास में पीछे रोकना और उससे इस तरह बात करना। क्या तुम्हें लगता है ये सब करने से राहुल अपना काम समय पर कर लेगा? तो मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। पूरे पीरियड में उससे डिवीजन के 5 सम नहीं हो पाते, तो ये लड़का आगे की कक्षा में कैसे बढ़ पाएगा? आखिर मैं उसके भलाई के लिए तो ये सोच रहा हूँ। मुझे उसके डिवीजन आने ना आने से क्या फायदा होगा? अगर वो अभी नहीं समझा तो अंत में उसे ही दिक्कत होगी ना। पर तुम्हारे बोलने के ढंग से ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि तुम्हें राहुल की इतनी चिंता है। तुम जो बोल रहे थे उससे तो ये लग रहा था कि तुम सिर्फ ये चाहते थे कि राहुल अपना काम समय पर पूरा कर ले। अब भला ये क्या बात हुई? अगर बच्चों के काम की विवेचना नहीं होगी तो वो सुधरेंगे कैसे? बिल्कुल सही कहा तुमने। बच्चों को ये बताना कि वह कहाँ सही है और कहाँ गलत बहुत जरूरी है। पर ये उनकी विवेचना करने से या उनके काम पर टिप्पणी करने से हो जाएगा, ये भी तो जरूरी नहीं है। पर हर बात को तो चाशनी में डुबो के नहीं खाई जा सकती ना, कभी तो सख्ती दिखानी पड़ेगी। चलो मैं अपनी बात दूसरी तरह समझाती हूँ। एक बात बताओ, तुम राहुल को आखिर डांट क्यों रहे थे? क्योंकि उसे अभी तक डिवीजन समझ नहीं आया। पर जिस तरह तुमने उसे डांटा उससे तो ये लग रहा था कि तुम उसके समय पर काम ना करने से नाराज हो। तो असल मुद्दा तो यही है ना कि उसे डिवीजन समझ में नहीं आ रहा। विवेचना करो पर सही ढंग से तो करो। राहुल को तो यही लग रहा होगा कि क्योंकि उसने समय पर काम पूरा नहीं किया इसलिए तुम्हें उस पर गुस्सा आया। तो मैं करूं क्या? मैं तो बस यही चाहता हूं कि मैं जो बच्चों को कक्षा में पढ़ा रहा हूं वो उन्हें समझ में आए। देखो, विवेचना करने का मकसद होता है किसी को ये बताना कि वे अपने काम को कैसे सुधारें। आलोचना नहीं, विवेचना करो। और इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि हम टिप्पणी उनके काम पर कर रहे हैं, ना कि उनके व्यवहार या व्यक्तित्व पर। मतलब? अब राहुल का ही उदाहरण ले लो। बजाय ये बताने के कि उसे डिवीजन समझ में नहीं आता, तुमने उसे ये ताना कस दिया कि उससे काम जल्दी नहीं होता। बिना किसी को नाराज किए या दुखी किए भी विवेचना की जा सकती है। ऐसा थोड़ी ना होता है। होता है, जरूर होता है, पर उससे पहले थोड़ी आलोचना या विवेचना के बारे में चर्चा कर ले। हाँ जरूर। जैसा कि तुमने कहा कि आलोचना से हम किसी के काम में सुधार ला सकते हैं, पर क्या तुम्हें पता है कि आलोचना से बच्चों पर या फिर हम पर क्या असर पड़ता है? हाँ, आलोचना सुन के कोई भी खुश नहीं होता है। या तो आप गुस्सा होते हो या फिर दुखी। बिल्कुल। रॉबर्ट बोल्टन द्वारा लिखी गई किताब पीपल स्किल्स पढ़ के मैंने ये जाना कि आलोचना हम में और हमारे बच्चों के बीच संवाद टूटने का एक बड़ा कारण हो सकता है। क्योंकि जिस तरह से हम अक्सर आलोचना करते हैं वो सही नहीं होता। हम आलोचना कम, निष्कर्ष ज्यादा निकालते हैं। मतलब? तुम तो हो ही ऐसे। कोई भी बात तुम्हें एक बार में समझ में तो आती नहीं। तुम कहना क्या चाहती हो कि मैं मंदबुद्धि हूँ? शांत सचिन, शांत। अब जरा अपना गुस्से को परे रखो और समझने की कोशिश करो कि आखिर मैंने यहाँ क्या किया। बजाय तुम्हें वो चीज समझाने के, मैंने तुम्हारे व्यक्तित्व पर निष्कर्ष निकाल दिया और उसकी वजह से तुम मुद्दे की बात से हट गए और तुम्हें गुस्सा आ गया। यही हम अपने बच्चों के साथ करते हैं। तुमने, मैंने और मेरे हिसाब से हमारे स्कूल में काम कर रहे हर शिक्षक ने जो ताना मैंने अभी कसा
किसी न किसी बच्चे के साथ अवश्य ही किया होगा। वैसे बात तो तुम सही कर रही हो। और ऐसा नहीं है कि इस तरह की आलोचना का सामना उन्हें सिर्फ स्कूल में ही करना पड़ता है। कई बार घर में उनके माता पिता को लगता है कि कड़ी आलोचना से वे अपने बच्चों को एक जिम्मेदार इंसान बना पाएंगे। अच्छा चलो, 1 मिनट के लिए बच्चों को छोड़ो, मैं तुम्हारी और अपनी बात ही करती हूँ। कई बार हमें भी तो प्रिंसिपल सर से कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ता है, क्योंकि शायद उन्हें भी लगता है कि आलोचना करने से हम बेहतर काम करेंगे। और जब भी प्रिंसिपल सर ऐसा करते हैं तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। हाँ, तो वही बात अपनी कक्षा के बच्चों पर भी तो लागू करो। उन्हें भी तो गुस्सा आता होगा। हमें उनकी आलोचना नहीं करनी चाहिए, उनके काम पर विवेचना करनी है। बच्चों को यह बताना कि उन्होंने क्या सही किया है उतना ही जरूरी है जितना उन्हें ये बताना कि उन्होंने क्या गलत किया है। उनको ये बताने से कि उन्होंने क्या सही किया है उनका मनोबल बढ़ता है, और अक्सर हम ये करना भूल जाते हैं। हम सिर्फ खामियों पर ही ध्यान देते हैं। अब ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। हम बच्चों के काम की अच्छी बातें तो उन्हें बताना भूल ही जाते हैं। हाँ, और इसके साथ जरूरी है कि हम उन्हें ये सब कब बता रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उन्हें उनके काम पर प्रतिक्रियाएं तब दें जब वे अपना काम कर रहे हों, या फिर काम खत्म होने के तुरंत बाद। जब हम ऐसे समय पर प्रतिक्रिया देते हैं तो बच्चे दी गई प्रतिक्रिया को समझ पाते हैं। अगर प्रतिक्रिया देने में देर हो जाए तो बच्चों को एक तो जो उन्होंने काम किया है वो याद नहीं रहता, और वो अपने काम पर दी गई प्रतिक्रिया को जोड़ नहीं पाते। हाँ, ये तो मैं करने की पूरी कोशिश करता हूँ। तभी तो आज मैंने राहुल को पीरियड खत्म होते ही अपने पास रोक लिया था। हाँ, पर हमें बच्चों के प्रति संवेदनशील होना बहुत जरूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो बच्चे अपने काम पर दी गई आलोचना के बजाय अपनी भावनाओं में ही उलझे रह जाएंगे। भावनाएं, ये तो पहले मैंने कभी नहीं सोचा था। एक और बात, आलोचना देने का ढंग भी बहुत मायने रखता है। बच्चों के साथ उनके काम पर चर्चा केवल उनके साथ ही होनी चाहिए, ना कि पूरी कक्षा के सामने। उनके काम पर उनको लिखित प्रतिक्रिया देना या फिर उनसे अकेले में इस बारे में चर्चा करना ज्यादा कारगर साबित होता है। ये तो है। मैंने देखा है कि जब भी बच्चों की आलोचना सहपाठियों के सामने होती है तो उन्हें बहुत शर्म आती है। हाँ, और उनकी भावनाओं के साथ साथ हमें अपनी भावनाओं पर भी ध्यान देना चाहिए। जब भी बच्चों को उनके काम पर प्रतिक्रिया दो तो अपनी भावनाएं अपने चेहरे पर इस तरह मत आने दो कि बच्चा उसे देखकर घबरा जाए या हताश महसूस करे। ये कुछ समझ नहीं आया, थोड़ा समझाओगी? हाँ, मतलब जब भी हम बच्चों को कुछ कह रहे होते हैं तो हमारे चेहरे के भाव उन्हें ये बता देते हैं कि हम क्या महसूस कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि घर पर किसी तनाव की वजह से या फिर अपने ही दोस्तों के साथ किसी झगड़े की वजह से बच्चे दुखी या हताश होते हैं, जो कि उनके चेहरे पर साफ दिखता है। पर ये पूछने के लिए हमें अपने चेहरे पर दुख या झुंझलाहट दिखाने की जरूरत नहीं है। हम कई बार ऐसी परिस्थिति में खुद ही हताश हो जाते हैं और बच्चे से निराश होकर पूछते हैं, अब क्या हुआ तुम्हें? ये तो मैंने भी कई बार किया है। कई बार हम अपनी भावनाओं को काबू नहीं कर पाते और हमारा गुस्सा, झंझलाहट, निराशा साफ हमारे चेहरे पर दिखाई देता है। बिल्कुल। अब तुम खुद ही सोचो, जब बच्चे कई बार अपनी भावनाओं को ही ठीक से समझ नहीं पाते तो हमारी भावनाओं को कैसे समझेंगे? हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हमारे चेहरे के भाव न ज्यादा अच्छे हों और न ज्यादा बुरे। अब ये तो मुश्किल है ना। मुश्किल तो है, पर कोशिश तो करनी पड़ेगी। एक और बात, जब भी बच्चों को कोई प्रतिक्रिया दो तो एक ही चीज पर जोर देना चाहिए, न कि काम के हर पहलू पर टिप्पणी होनी चाहिए। अगर बच्चे ने एक गद्यांश लिखते समय मात्राओं में बहुत गलती की है और लिखावट भी साफ नहीं है तो उसे दोनों पहलुओं पर इकट्ठे प्रतिक्रिया मत दो। तय करो कि कौन से पहलू पर बच्चे को काम करने की ज्यादा जरूरत है और उसी बारे में प्रतिक्रिया दो। एक ही काम पर बहुत सी प्रतिक्रिया से बच्चे उलझ भी सकते हैं। और हाँ, काम में जो भी कमी या गलती हो उसका कारण क्या है ये तुम्हें पता हो जरूरी नहीं है। तो ऐसे वाक्यांश का इस्तेमाल करना जैसे कि तुम्हारे आलस की वजह से तुम अपना काम पूरा नहीं कर पाते, या तुम्हारी लापरवाही की वजह से तुम बहुत सी गलतियां करते हो, ना तो ये तुम्हारी कोई मदद करेगा और ना ही बच्चे की। बाप रे, इतने सारे सुझाव दे दिए तुमने। नेहा, तुम्हें तो इस मुद्दे के बारे में बहुत जानकारी है।
इतनी जानकारी आखिर तुम्हें मिली कहाँ से? पीपल स्किल्स पढ़ने के बाद जब मैंने ये जाना कि आलोचना से संवाद टूटता है, तो मैंने इंटरनेट पर इस विषय पर कई शिक्षकों के अनुभवों के बारे में ब्लॉग्स में पढ़ा। और जब मैंने इन तकनीकों को अपनी कक्षा में अपनाया तो मैं खुद भी इस मुद्दे पर गहराई से सोच पाई। नेहा, मुझे तो तुम्हारी सारी बातें रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए थी। पता नहीं मुझे ये सब याद भी रहेगा कि नहीं। घबराओ मत, जब भी तुम्हें लगे कि तुम कुछ भूल रहे हो तो द टीचर ऐप की चैटशाला सुन लेना। उसमें तुम्हें ऐसे कई और सुझाव आसानी से मिल जाएंगे। इस चैटशाला में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आपके पास आज की चर्चा से जुड़े कोई सवाल हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। हर महीने आपके इन सवालों से सभी जरूरी सवाल चुनकर हमारी चैटशाला शिक्षकों की आवाज में उन पर चर्चा करेंगे। तो फिर से आपसे मुलाकात होगी।